नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम विभिन्न विचारधाराओं पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से पिछली कक्षा में हमने अराजकतावाद पर चर्चा की, अनार्किज्म पर, उसके अर्थ परिभाषा, उसकी मूल मान्यताएं, उसके जो प्रतिपादक हैं, उसके जो समर्थक विचारक हैं, और वो किस तरह के साधनों को अपनाने की बात करते हैं। उसके आधार पर क्रांतिकारी अराजकतावादी और दार्शनिक अराजकतावादियों की बात की, और उसके साथ ही आलोचक इस अराजकतावादी विचारधारा की क्या आलोचना करते हैं, इस पे चर्चा की। तो कई बार तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अराजकतावाद क्या है और उसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, या आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ लेते हैं। कई बार अराजकतावाद और साम्यवाद में तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाता है। तो आज हम अराजकतावाद और साम्यवाद में जो क्या तो समानताएं हैं और क्या उसमें असमानताएं हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है कि राज्य के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। स्टेट के प्रति अराजकतावादी और साम्यवादी किस तरह से अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अराजकतावादी और साम्यवादी दोनों ही राज्य को एक अहितकर संस्था मानते हैं, जिसे अब तक यदि देखा जाए तो मानवीय शोषण और दमन का कार्य जिसने किया है। दोनों ही विचारधाराओं के अनुसार राज्य के ऐसा अस्वाभाविक और अनावश्यक संगठन है जिसका मानवीय स्वतंत्रता के हित में जितना जल्दी हो सके अंत किया जाना उचित है। उनका यह भी विचार है कि राज्य के कानून और मानवीय स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। राज्य मानव के उच्चतम विकास के मार्ग में एक अनावश्यक बाधा है, और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राज्य के विरोध में दोनों विचारधाराएं सहमत हैं। दूसरा बिंदु यदि हम बात करें तो वो है पूंजीवाद का विरोध। अराजकतावाद की मान्यता हमने देखी, तो उसमें हमने देखा था कि ये पूंजीवाद के विरोध की बात करते हैं। तो साम्यवाद और अराजकतावाद दोनों ही पूंजीवाद के विरोधी हैं। दोनों ही विचारधाराओं का दृष्टिकोण है कि वस्तु का मूल्य उस पर जो इन्वेस्ट किया गया है, खर्च किया गया है, उसके श्रम के कारण होता है। मार्क्स के यदि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का हम अध्ययन करें तो उसमें इसी बात की वो पैरोकारी करते हैं। किंतु पूंजीपति जो है वो श्रमिकों को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता। वह जिस धन पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, पूंजीपति उसे हड़प जाता है, अपने पास रख लेता है। इस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न धन की चोरी पर आधारित है। एक प्रमुख अराजकतावादी विचारक है प्रूंदो, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो उसी में वो जवाब देते हैं कि प्रत्येक प्रकार की जो संपत्ति है वो चोरी है। पूंजीवाद की इस शोषण वृत्ति के कारण समाज दो भागों में, यानी दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति अथवा शोषक वर्ग, और दूसरी तरफ श्रमिक अथवा शोषित वर्ग। अराजकतावाद तथा साम्यवाद दोनों ही पूंजीपति वर्ग का अंत करके एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिससे मानवता का शोषण न किया जाए। तो ये हम देखते हैं कि
दोनों ही विचारधाराएं जो हैं वो पूंजीवाद की विरोधी हैं। तीसरा बिंदु है क्रांति के साधन क्या हों। हम देखते हैं कि अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों का एक ही लक्ष्य है, वो है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। किंतु इस अवस्था की स्थापना के साधनों का विस्तृत उल्लेख साम्यवादियों के द्वारा किया गया है और अधिकांश अराजकतावादी इस संबंध में साम्यवादियों से सहमत है। साम्यवादी वर्ग संघर्ष के अंतर्गत श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना को प्रबल बनाकर श्रमिक वर्ग की हिंसात्मक क्रांति में विश्वास करते हैं। उनका तो कहना ही है, और मार्क्स तो आह्वान करता है कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारे पैरों की बेड़ियां है, दास्ता है, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, और इकट्ठे होकर के क्रांति करेंगे और पूंजीवादियों को हटा करके सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी। इस तरह से वो क्रांति के रास्ते की बात करते हैं और इस क्रांति के आधार पर वे पूंजीवाद और राज्य का अंत करके अपने हाथों में शक्ति लेने की बात करते हैं। अराजकतावादियों के अपने कोई साधन नहीं है, वे साम्यवादियों के इसी साधनों में विश्वास करते हैं और इस आधार पर अराजकतावाद के दो रूप भी आते हैं सामने। एक क्रांतिकारी अराजकतावादी जो इस प्रकार की क्रांति में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ दार्शनिक अराजकतावादी हैं टोल्स्टॉय और महात्मा गांधी। वो शिक्षा के द्वारा और अपने एग्जाम्पल सेट करके और जनता को इस तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं। अब एक और बिंदु है क्रांति के बाद की व्यवस्था। साम्यवादी राज्य और वर्गीय व्यवस्था का अंत करने वाली क्रांति के साधनों का वर्णन करते हैं, लेकिन बाद में सोशल सिस्टम क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, उसका वो चित्रण नहीं करते, जिसकी स्थापना इस क्रांति के बाद की जाएगी। और क्रांति के बाद की सामाजिक व्यवस्था का गंभीर चिंतन अराजकतावादियों के द्वारा ही किया गया है। अराजकतावाद के अनुसार इस नवीन सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य पूंजीवाद के शोषण, राज्य के दबाव, धर्म और नैतिकता के बंधनों से स्वतंत्र हो जाएगा। और ये अराजकतावादी बताते हैं कि स्टेट के अभाव में सारा जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था जो है, वो स्वैच्छिक समूहों के द्वारा की जाएगी और एक हायरार्की सिस्टम, संघ व्यवस्था का वो विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम पिछले कक्षा में पढ़ा। और आपसी जो झगड़े हैं उनका निपटारा पंचायत के स्तर पर किया जाएगा। प्रजातंत्र के संबंध में जहाँ तक मामला है तो अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों ही प्रजातंत्र की प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली और संसदात्मक व्यवस्था का विरोध करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विरोध करते हुए दोनों का ये विचार है, अराजकतावादी और साम्यवादी दोनों का ये विचार है कि जनतंत्र में ये जनता के तथाकथित प्रतिनिधि वास्तव में किसी के प्रतिनिधि नहीं होते। इस प्रकार दोनों विचारधाराओं की प्रजातंत्र में कोई आस्था नहीं है। एक है धर्म की उपेक्षा। दोनों विचारधाराएं समान रूप से धर्म विरोधी हैं और उनका विचार है कि धर्म ने मानव में भाग्यवाद और अकर्मण्यता का पाठ पढ़ाकर मानव की जो प्रोग्रेस है, मानव की जो प्रगति है, उसमें बाधा डालने का कार्य किया है। तो ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि अराजकतावादी और साम्यवादी दोनों का समान दृष्टिकोण है। अब हम बात करें कि अराजकतावादी और साम्यवादियों के बीच में जो समानता है, उसके अलावा उनमें असमानता क्या है।
तो उसमें कुछ बिंदु हैं कि साम्यवाद का जो मुख्य शत्रु है वो पूंजीवाद है और गौण शत्रु है राज्य। इसके विपरीत अराजकतावाद का मुख्य शत्रु जो है वो राज्य है और गौण शत्रु है पूंजीवाद। यद्यपि अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों का ही जो अंतिम लक्ष्य है वो वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन साम्यवाद में एक ऐसी अंतरिम व्यवस्था भी की गई है जो अराजकतावादी दर्शन को स्वीकार्य नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि उसमें पूंजीवाद के बाद जो क्रांति होगी और क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में राज्य को उस समय तक स्थापित वो करना चाहते हैं जब तक कि वे अधिनायकवाद की सहायता से पूंजीवाद और उसके जो सहायक तत्व हैं, बचे कुचे जो अवशेष हैं पूंजीवादी, उनको समाप्त नहीं कर दें। इसके विपरीत अराजकतावादी राज्य और पूंजीवाद दोनों को एक साथ समाप्त कर देना चाहते हैं। ये साम्यवादियों की तरह अस्थायी रूप से राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना नहीं चाहते। तो ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा, सभी अराजकतावादी व्यक्तिगत संपत्ति के शत्रु नहीं हैं। अराजकतावाद में कुछ अराजकतावादी हैं जो व्यक्तिगत संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं, यद्यपि उसका मूल्य व्यक्ति के श्रम पर आधारित होगा, लेकिन दूसरे प्रकार के साम्यवादी अराजकतावाद जो व्यक्ति से संपत्ति का अधिकार छीनकर सामाजिक कल्याण के लिए इसे ऐच्छिक समुदायों को सौंपना चाहता है। साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति का जो संपत्ति है उसका घोर शत्रु है। इसलिए व्यक्तिवादी अराजकतावाद और साम्यवाद में ये डिफरेंस है। एक अंतर है कि साम्यवादी मुख्य रूप से हिंसा में विश्वास करते हैं, जबकि अराजकतावादी क्रांति के लिए हिंसा के प्रयोग के साथ साथ जनता को अराजकतावादी विचारधारा से शिक्षित करने पर बल देते हैं। अराजकतावादी नेता बाकुनिन और क्रोपाटकिन का ये विचार था कि हिंसात्मक क्रांति बहुत सावधानी से, बहुत शिक्षा प्रचार के बाद ही करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अराजकतावाद के दो साधन हैं, शिक्षा और हिंसात्मक क्रांति, जबकि साम्यवाद का केवल एक ही साधन है, हिंसात्मक क्रांति। तो ये इनमें फर्क है। एक और अंतर है कि अराजकतावाद एक आदर्शात्मक विचारधारा है जिसे अभी तक किसी भी देश में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है, व्यवहार के धरातल पर उसको उतारा नहीं जा सका, क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ साम्यवाद एक व्यवहारिक विचारधारा है। सोवियत रूस, चाइना, कोरिया और दूसरे बहुत से देशों में इस विचारधारा को व्यवहारिक रूप से भी उतारा जा चुका है। तो ये कुछ इनमें बुनियादी अंतर हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि अराजकतावाद क्या है, उसके साम्यवाद के साथ क्या समानताएं हैं। तो उसमें ये महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।